हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल की, दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये जो एटॉमिक मॉडल था इसने काफ़ी हद तक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें बताई। बात करते हैं जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो कैसे हम उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले जो इसने किस चीज़ का डिस्कवरी की, बेसिकली अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में समझें तो एक हमारे में दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है, किसकी, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है बेसिकली रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बताया और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ये चीज़ हमारे सामने प्रूव भी होगी। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसने किस तरीके से न्यूक्लियस ऑफ एटम को डिस्कवर किया और कैसे इसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट किया और कैसे बताया कि एटॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसने गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड फॉयल बहुत ही लेस एक्टिव होती है और साथ में इसकी बहुत पतली फॉयल, कितनी, 0.0006 सेंटीमीटर थिक, इतनी मोटी, हम कह सकते हैं ना के बराबर जो गोल्ड फॉयल है इसका थिकनेस बहुत कम होती है। इतनी जो पतली गोल्ड फॉयल हमने ली, कहाँ पे, गोल्ड फॉयल में ली। ठीक है बेटा, गोल्ड फॉयल को लेने के बाद इसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज अ गोल्ड फॉयल। ये क्या होगा हमारे पास, गोल्ड फॉयल। जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है दैट इज अ गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल जो है बहुत पतली है, दैट इज 0.0006 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होगी। अब क्या किया गया, इस पे अल्फा पार्टिकल्स डाले। अल्फा पार्टिकल्स मींस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और दैट इज इक्वल टू हीलियम। हीलियम के इक्विवेलेंट होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है और इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दैट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है दैट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल में जो रेस निकली दैट इज अल्फा रे। जो रेस इसमें निकली उसे क्या कहेंगे, अल्फा रेस कहेंगे। अल्फा रेस को स्ट्रेट में पास करने, स्ट्रेट फॉर्म में पास करने के लिए हमने लेड स्लिट लिया। क्या लिया, लेड स्लिट, मतलब इसमें स्मॉल होल होगा, इस होल से अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। बाकी जो अल्फा रेस थी वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इसमें सिंगल एक नैरो बीम के फॉर्म में आगे अल्फा रे पास हो जाएगी। जब नैरो बीम में अल्फा रे यहाँ गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक करा, तो स्ट्राइक करने के बाद पीछे ये है दैट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। दैट इज अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये क्या है हमारे पास, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक मूवेबल माइक्रोस्कोप इस तरीके से रोटेट होता है। वो क्या काम करता है कि जैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ये अल्फा पार्टिकल इसमें से पास होने के बाद जहाँ पे हिट करा वहाँ पे एक स्किंटिलेशन हुआ, एक डॉट, एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। उस ग्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए मूवेबल माइक्रोस्कोप इस तरीके से रोटेट होता रहा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद जैसी अल्फा रेस में से पास हुई तो पास इसके अंदर से पास होगी। मतलब जो मेन बात है कि यहाँ से एक सेक्शन हमें समझ में आया, एटम जो होता है पॉजिटिव स्फीयर कंप्लीटली नहीं होता। अगर अल्फा रे इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पॉजिटिव चार्ज क्या रिपेल होनी चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें से पास नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसमें से पास है, इसका मतलब जो पॉजिटिव स्फीयर होता है एटम के अंदर होल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द एटम। ठीक है, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल पास होगी, इसका अल्फा पार्टिकल जो अल्फा रेज है इसमें से पास हो गए, इसका मतलब हमें पता चलेगा सेंटर ऑफ द एटम जो है दैट इज अ न्यूक्लियस के बारे में हमें यहाँ से पता चल गया। ठीक है, जैसे अल्फा रे पास हुई तो इसमें देखिए डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जो रेस, जो नंबर ऑफ रेस है वो यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ नंबर ऑफ रेस बहुत कम है। इसका मतलब मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स की रेस हैं वो इसमें से स्ट्रेट पास हो जाती है, स्लाइटली डिफ्लेक्शन के साथ या विदाउट एनी डिफ्लेक्शन के साथ पास हो सकते हैं। लेकिन कुछ अल्फा रेस होते हैं जो डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा शो करें और वेरी फ्यू अल्फा रेस जो होते हैं डिफ्लेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा शो करते हैं। ऐसा किस लिए, ये सारा खेल जो है वो किसका, एटॉमिक न्यूक्लियस का है। किसका है, सारा खेल एटॉमिक न्यूक्लियस का है। अब हम सेकंड डायग्राम पे चलते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट इसको हम एग्जामिन किया सेकंड डायग्राम में। जो सेकंड डायग्राम इसमें क्या है, ये बता दिया एटम का स्ट्रक्चर। क्या बताया, एटम का स्ट्रक्चर। और आपको दिखाई दे रहा है एटम में बेसिकली दो चीज़ आपको दिखाई दे रही होंगी कि एक तो ये बीच में डॉट है और बहुत सारे अल्फा रेस में से पास हो रहे हैं। इसका मतलब जो बहुत सारे अल्फा रे पास हो दैट इज अ एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो स्पेस है, न्यूक्लियस दैट इज सेंटर ऑफ एटम, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जो होता है दैट इज अ एम्प्टी। जो हमारे जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसमें कहा था पॉजिटिव स्फीयर है,
तो यहाँ पे वो बात नेगलेक्ट हो चुकी, वो खत्म हो चुकी कि पॉजिटिव स्फीयर नहीं होता, एम्प्टी स्पेस होता है बहुत सारा एटम के अंदर, और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव स्फीयर, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं दैट इज सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट दैट इज न्यूक्लियस, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स में से पास हो गई। तो देख रहे हैं आप अल्फा पार्टिकल्स की रेस पीछे से आई, इसमें से थोड़ा डिफ्लेक्शन करके इसमें से पास आउट हुई। थोड़ा डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, और डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कुछ इसी जगह पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके आसपास, मतलब इतना एरिया हम अगर देखें तो यहाँ डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फा रे पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज इसमें जब पास में आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपको पता है रिपल्शन शो करते हैं, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस उस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस इसमें कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करें? रिपेल करें। इसी कारण से जैसे अल्फा रे आती है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और डिफ्लेक्शन होने के बाद रेस अपना पाथ चेंज कर देते हैं। इस तरीके से अल्फा रेस इसमें से पास हो जाती है। जो ये सेक्शन है वो सेक्शन एग्जामिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने समझा, तो इस तरीके से हो सकता है। समझ में आ गया? दैट इज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म बाय द रदरफोर्ड साइंटिस्ट। ठीक है, किस मेटल पे फोल्ड किया? गोल्ड फॉइल, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए हमने इस गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया। ठीक है, साथ में इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम लेनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अब करते हैं इसकी ऑब्जर्वेशंस की तरफ, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें दिए इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जो आपको समझ में आई गई होंगी। क्या ऑब्जर्वेशन थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा रे, बहुत सारी अल्फा रे पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत सारी अल्फा रे जो है वो पास हो गई गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, या लिटिल डिफ्लेक्शन के साथ पास आउट हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आया? पहला ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया। आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा रेज सफर सम डिफ्लेक्शन। कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्शन शो कर, जैसे कि आप दिखा दें कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, काफ़ी सारा डिफ्लेक्शन। और वेरी फ्यू, मतलब हम कह सकते हैं 20,000 अगर हमारे पास अल्फा रे, कितनी? 20,000 अल्फा रेस में से मोस्ट प्रोबेबली वन अल्फा रे जो होगी वो एक ऐसा डिफ्लेक्शन शो करेगी जो जिस पाथ से उसी पाथ से वापस चले जाएगी। जैसे कि हम कह सकते हैं 180 डिग्री का बाउंस बैक हो जाए, मतलब जिस रास्ते उसी रास्ते वापस चल जाए। इसमें से बहुत कम अल्फा है। इस ऑब्जर्वेशन से पता चला कि एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब अल्फा रे स्टेट आएगी तो यहाँ तक तो आ गई। अब क्या होगा? या तो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जा चुकी है, अब उसके बाद एक ही रास्ता बच गया पीछे की तरफ जाने का। इसका मतलब ये 180 डिग्री पर वापस चलेगी। बहुत ही कम, ना के बराबर जो अल्फा रेज होती है। हम क्या, जैसे आगे आप दिखाई दे 20,000 में से एक अल्फा रे जो है वो जिस पाथ से उसी पाथ से वापस चले जाएगी। इस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशंस, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ऑब्जर्वेशंस हमें समझ में आ गई। आगे भी सभी को, तो ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, और किस तरीके से इसके ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें सभी को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके जो कंक्लूजन्स की तरफ बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कंक्लूजन्स के बारे में बात करते हैं। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसके क्या थे? कुछ कंक्लूजन्स थे। क्या क्या कंक्लूजन्स थे? एक तो सबसे बड़ा कंक्लूजन ये आया हमारे सामने कि इसने ये बताया कि जो एटम होता है उसका सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कंक्लूजन्स के बारे में बात करें, कंक्लूजन ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल, तो क्या कंक्लूजन आया? कि हैवी पॉजिटिव चार्ज, पहला कंक्लूजन ये आया कि हैवी पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट at the center of atom। एटम के सेंटर में हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ दिखा दिया सेंटर में हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन ये है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम, इनसाइड भी कह सकते हैं, इनसाइड द एटम is empty। मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है इनसाइड द एटम दैट इज एम्प्टी हो सकता है, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहा जा सकता है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये आया, द सेंटर ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस।
इसे क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस कह सकते हैं, सेंटर ऑफ एटम दैट इज नोन एज न्यूक्लियस हम इसको कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। इन कंक्लूजन्स को समझ के हम समझ सकते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था और कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। बेसिकली जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो आपको समझ में आ गया, और डिस्कवरी न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, क्योंकि अल्फा रेस इसमें पास हुई और पता चला सेंटर ऑफ एटम दैट इज न्यूक्लियस के बारे में हमें यहाँ से पता चला। अगर हम इसके बारे में और पढ़ें तो बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को किस मॉडल से रिजेंबल किया गया, दैट इज नोन एज प्लैनेटरी मॉडल के नाम से भी जाने, किससे इसको हम कह सकते हैं, इसको अदर किस मॉडल या अदर नेम से किससे जाना गया, तो दैट इज ऑल्सो नेम बाय अदर नेम। अदर नेम ऑफ दिस मॉडल क्या होगा, दैट इज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। कैसे, जैसे सेंटर हमने बात करी, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सेंटर में क्या, सन के बाहर क्या घूम रहे होते हैं, ऑर्बिट्स में क्या बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो जैसे अर्थ हो गई, मार्स, जुपिटर, ये सेंटर में हमारा सन है, उसके चार डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इसी तरीके से इसको प्लैनेटरी मॉडल लगा, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियस स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से उसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा मॉडल था, काफ़ी हद तक हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी हद तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। लेकिन इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद भी इस मॉडल को नेग्लेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। जो ड्रॉबैक्स है वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी? सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक्स थी वो ये थी कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, तो व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल, तो इसके क्या नहीं बता पाएंगे, दे कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाए। कैसे नहीं बता पाए? अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स के सेक्शन की तरफ चले तो फिजिक्स में जब कोई चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ अगर रिवॉल्व करता है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल चारों तरफ अगर रिवॉल्व करता है तो हर इंसिडेंट या हर पॉइंट पे अपने में से एनर्जी रेडिएट करता है। अगर एनर्जी रेडिएट होगी, जो रोटेशंस का फिनोमिना है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो रोटेशन का जो सर्कल हम कह सकते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्मॉल। जब एनर्जी कम हो तो रोटेशन का सर्कल थोड़ा क्या होने लग जाएगा, स्मॉल होने लग जाएगा। इस तरीके से फाइनली अगर एक पॉजिटिव चार्ज के बाद दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो अगर रिवॉल्व करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, तो फाइनली जो उसका ऑर्बिट है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्मॉल। एक समय ऐसा आएगा जब स्मॉल इतना चार्ज छोटा हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज स्पेस है वो किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के पास चलेगा और एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाए। दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जैसे मान लीजिए ये है बीच में न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज पे, और मान लीजिए ये है नेगेटिव चार्ज पे दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया, तो एक नेगेटिव चार्ज पे से ये इस इंसिडेंट पे अपने में से कोई एनर्जी रेडिएट करे, एनर्जी रेडिएट करेंगे तो इसका जो पाथ होगा वो अगर ऐसे जा रहा है तो पाथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया। एनर्जी रेडिएट करते क्या हो गया, इसका पाथ छोटा हो गया। अगर पाथ छोटा हो गया तो इस तरीके से हर पॉइंट पे अगर ये यहाँ पे एनर्जी लॉस करता है तो और छोटा पाथ, और यहाँ पे आया तो और छोटा पाथ। ठीक है, यहाँ पे आया तो जाना तो ऐसे ही था, लेकिन हो कैसे गया, इस तरीके से। इस तरीके से आप देखो हर पॉइंट पे, हर इंसिडेंट पे अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो फाइनली जो ऑर्बिट का साइज है छोटा होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो कहाँ चले जाएगा, इस सेंटर ऑफ एटम पे चला जाएगा। अगर सेंटर ऑफ एटम दैट इज न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज स्पेस है, अगर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कोलैप्स हुआ तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एटम डिस्ट्रॉय होगा तो स्टेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं चला। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में ये जो मॉडल है ये नहीं बता पाया, सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। इसी कारण से इस मॉडल को क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से हमें पता चला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था और कैसे हम इसके बारे में समझ पाए, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है और साथ में इसकी क्या कमी थी, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। दैट इज आ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब तो यहाँ के एटॉमिक मॉडल क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।